नमस्कार, सदावत्सले मातृभूमि। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सूरज साधु इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अभी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसने भी लोकसभा राज्यसभा से एक कृषि बिल पास किया है और कल हो सकता है उस राष्ट्रपति ने भी अपनी अनुमति उसमें दे दी, अपनी सहमति दे दी है, तो वो कानून का रूप ले चुका है। तो ये बिल का विरोध पूरे देश में क्यों? क्या है कृषि बिल और कृषि बिल से किसे लाभ होगा, किसे घाटा होगा? क्या किसानों को इसे फायदा होगा या किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है? इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अभी भाजपा सरकार ने जो बिल लोकसभा में राज्यसभा में लाई थी, वो 3-4 मुद्दों पर उस पर फोकस किया गया था, बिंदुओं पर था वो। पहला जो था वो था आपका एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, यानी कि वो बिल था आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल। यानी कि जब हम अगर इसे इतिहास की बात करें, इस पर ये क्या था कानून, ये बिल कब आया था, कब बना था, तो 1955 में, उससे पहले जब व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों का संग्रह कर देते थे, उसको जमा करके रखते थे, जिसको हम लोग इंग्लिश में होर्डिंग कहते हैं और हिंदी में कालाबाजारी कहते हैं, उन चीज़ों को अपने गोदामों में वो सब इकट्ठा कर लेते थे और जब खरीदार या उसके पास जो ग्राहक आते थे या छोटे छोटे दुकानदार उसे लेने आते थे, तो वो उसको देने से मना कर देते थे और कुछ दिनों के बाद उस सामान को बाहर बाजार में लाते थे और जब उसका दाम बढ़ जाता था तब, और उसको ऊंचे दामों में बेचते थे, उसको कालाबाजारी कहते थे। तो उस वक्त इससे 1955 से पहले कोई कानून ऐसा नहीं था जिस कारण वो उसको आसानी से कर सकते थे। फिर 1955 में तत्कालीन सरकार ने क्या किया, एक कानून बना दिया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल, जो 1955 में जो हुआ, उस पर बना दिया कि क्या एक सीमा से ज़्यादा आप अपने घरों में, अपने गोदामों में संग्रह नहीं कर सकते हैं। और उसमें कुछ वस्तुओं को रखा जिसमें आवश्यक वस्तु कहा, यानी जिसमें अनाज को रखा, तेलहन को रखा, दलहन को रखा, आपका आलू प्याज, इन सबको रखा गया और कहा गया कि इसको आप एक सीमा से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा आप संग्रह नहीं कर सकते हैं, होर्डिंग नहीं कर सकते हैं। और फिर उसी बिल को आज फिर से मोदी जी ने क्या किया है, उसको फिर खुली छूट दे दी है कि अब लोग, किसान अगर चाहे या छोटे व्यापारी चाहें तो अपने घरों में होर्डिंग कर सकते हैं, मैंने उसको जमा कर सकते हैं। यानी कि जो आवश्यक वस्तु के श्रेणी में जो वस्तुएं थी, जैसे आपका गेहूं था, चावल था, तेलहन था, ऑलिव ऑयल था, आपका आलू है, प्याज है, इन सब को बाहर कर दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अब मोदी जी ने ये कहा है कि किसान चाहे तो इसको अपने घर में जमा कर सकते हैं और उसको बाद में बाजार में वो बेच सकते हैं। जमा कब नहीं करेंगे? दो ऐसे सिचुएशन होगा कि वो ज़्यादा घर में जमा नहीं करेंगे, एक तो युद्ध के समय और दूसरे आपदा के समय। इन दो सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा जमा नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि किसानों के से क्या फ़ायदा होगा? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि किसानों के सिर्फ अनाज को, तेलहन को, दलहन को और ये प्याज आलू को ही हम एसेंशियल कमोडिटीज में क्यों रख दिए हैं? बाद में बहुत सारे सामानों और चीज़ों का उत्पादन होता है या सामानें बनती है फैक्ट्रियों में, उन सामानों पर प्रतिबंध क्यों नहीं? सिर्फ किसान अपने सामानों को क्यों बेचने के लिए बाध्य है? सरकार कहती है कि आप इसको होर्डिंग नहीं कर सकते, आपको बेचना ही पड़ेगा। फिर सरकार उसमें एक मूल्य निर्धारित कर देती है, इससे ज्यादा नहीं। पेट्रोल का दाम आपका 80 रुपया, 90 रुपया हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब प्याज का दाम 80 रुपया हो जाता है तो उसको बुरा लग जाता है। अरे भाई, किसान का प्याज का दाम ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है? होने दिया जाए उसको, और किसानों को फायदा होगा उससे। आप देखिएगा, जब देश में किसी चीज का महंगाई बढ़ जाता है तो जो लोग नौकरी करते हैं उसको महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन किसान को क्या मिलता है? किसान को तो कुछ मिलता नहीं है। 1955 से जो कानून बन गया, उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब डाल दिया गया, तो यहाँ के किसान क्या, उसको होर्डिंग करना छोड़ दिए, उसके लिए व्यवस्था करना छोड़ दिए। और फिर से जब ये कानून हटा दिया गया, उसको आवश्यक वस्तु को उस बिल से, उस कानून से हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया है, यानी कि अब उसका होर्डिंग कर सकते हैं, तो देश के किसान क्या होगा, वे लोग अब इसके बारे में सोचेंगे। आज कोई कहता है कि किसानों के पास कितना बड़ा घर होता है कि वो कहाँ रखेंगे उसको,
इसलिए नहीं रखते थे, उसको रखना गुनाह था, कानून था, उसको जेल जाना पड़ता था। इसे किसान उसको कभी जमा करने की इच्छा नहीं रखते थे। जब अब छूट मिल गई है तो किसान इसके बारे में सोचेंगे। आसपास के कुछ किसान मिल करके एक अपने गोदाम बनाएंगे, उसमें अपना सब कुछ रखेंगे सामान। एक मौका तो दीजिए। और जहां तक बात है, अगर व्यापारी अगर होर्डिंग करेंगे तो सरकार अपनी है, सरकार फिर इस पर देखेगी कि कौन इसको दुरुपयोग कर रहा है, तो उसे फिर से कानून में सुधार किया जाएगा। फिर इसको कानून में कुछ, क्योंकि सरकार तो कहीं जा नहीं रही है, सरकार तो देश की है, जनता की है, तो फिर इस पर सुधार किया जा सकता है। तो इस पर बहुत ज्यादा लोग हायतोबा मचा रहे हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा बिल है आपका एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। ये क्या है, आपका मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यानी कि अभी तक क्या होता है देश में, जो किसान है वो जब फसल लगाते हैं तो उनके खर्च होता है, लेकिन अगर देश में बहुत ज्यादा उपज हो गया और बाजार में माल का दाम कम हो गया, आप देखते होंगे अगर आप झारखंड से हैं चाहे बिहार से हैं, तो हम लोग यहाँ अक्सर देखते क्या है कि लोग बिलाती जो से टमाटर है वो लगाते हैं, और जब टमाटर में वो मजदूर को लाते हैं अपने घर, कहते टमाटर तोड़ के इसको बाजार ले जाओ, और जब वो बाजार ले जाते हैं तो पता चलता है बाजार में टमाटर 1 रुपया किलो है या 25 पैसा किलो हो गया है। यानी कि टमाटर को तोड़ने में और उसको बाजार ले जाकर बेचने में उन्होंने 2-3 मजदूर ले लिया। मानिए एक मजदूर 40 किलो अगर टमाटर ढो करके ले जा रहा है और 2 मजदूर 80 किलो, तो उसको दाम मिला 80 रुपया, और मजदूरों को देना पड़ गया आपका 500 दूना 1000 रुपया। तो मजदूर क्या कर, किसान क्या करता है, टमाटर को वहां फेंक के आ जाता है। तो यानी कि उसके फसलों का कोई निश्चित नहीं होता है कि उसका दाम क्या रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है कि मूल्य आश्वासन विधि, इसमें क्या होगा कि आप जब खेती करते हैं, जब आप फसल की बुआई करते हैं, उसी वक्त आपके जो बिजनेस है या कॉर्पोरेट कराने के लोग आएंगे, आपसे बात करेंगे कि भाई आपका कितना खेत है, आप क्या फसल लगाते हैं। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए एक गांव है, उन गांव के सारे किसानों के खेतों को वे कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेंगे और कहेंगे भाई इस पर आप फलना खेती कीजिए, आप आलू लगाइए, चाहे आप गेहूं लगाइए, ईख लगाइए, जो भी फसल जिसको उस चीज की जरूरत होगी वो आपसे कहेगा कि आप इस चीज का फसल लगाइए। अब किसान के पास क्या होगा, एक बात कहना होगा कि भैया हम तो फसल लगाएंगे लेकिन हमको इतना दाम चाहिए, चाहे फसल के बाद जो कटाई होगा उसके बाद वो तय दाम जो है वो पहले ही तय कर लेगा। कि जैसे कि अभी सरकार जो देती है मूल्य देती है, जिसको एमएसपी कहते हैं हम लोग, मिनिमम समर्थन मूल्य जो कहते हैं, वो सरकार जो घोषित देती है कि हम गेहूं 1600 रुपया लेंगे क्विंटल, या चावल हम 1200 रुपया क्विंटल लेंगे, जो सरकार घोषित करती है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा कि किसान अपने बिजनेसमैन के साथ या कॉर्पोरेट घराने के साथ में वो तोल मोल कर सकता है, यानी कि वो अपने उपज का दाम तय कर सकता है। कहेगा कि नहीं हमको 25 रुपया किलो चाहिए, हमको 50 रुपया किलो लेंगे। अगर मान लीजिए कहेगा कि नहीं हम यहाँ पर 30 रुपया किलो ही बेचेंगे आपको आलू, या 30 रुपया किलो गेहूं बेचेंगे, तो वहां पर एक तय हो जाती है। अब क्या होगा कि लोग कह रहे हैं, इसमें डर क्या है कि अगर वे लोग नहीं खरीदे तो ये लोग उसको कुछ मदद भी तो करेंगे। मान लीजिए किसान क्या है, अगर वो कहेगा कि ठीक है हम आपके लिए खेती कर देंगे तो हमको पूंजी दीजिए, आपके साथ एग्रीमेंट होगा कि आपका फसल हम इतना में खरीदेंगे, आपको पूंजी देगी। पूंजी जब वो देगी तो छोटे छोटे किसान क्या होता है, अपने खेतों की अपने फसलों की आपके बीमा नहीं करा पाते हैं, या उनके पास उतना समय नहीं होता कि उसके बारे में वो लोग सोच पाते हैं कि हम इसका बीमा कराएं। अगर वो बीमा करा देते और बाढ़ आ जाए या कुछ सूखा पड़ जाए या फसल खराब हो जाए तो उसको बीमा से पूर्ति हो सकती थी, लेकिन छोटे छोटे किसान उसको कर नहीं पाते हैं। अब ये जो कमर्शियलाइज हो रहा है एग्रीकल्चर का, तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि वे जो व्यापारी आएंगे उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेने के लिए, वो उस फसल का बीमा कराएंगे, ताकि किसानों को भी घाटा नहीं और कंपनियों को भी घाटा नहीं। दूसरी बात क्या होता है, अगर मान लीजिए हम खेती करने जा रहे हैं और इस खेती में जो मिट्टी का जांच हो,
या इसमें क्या खेती हो सकता है, क्या एक्सपर्ट वो अपना लाएगा, वैज्ञानिक लाएगा, वो बताएगा कि इस खेती को इस तरह से कीजिए तो इससे ज़्यादा उपज होगा। वो सारा टेक्नोलॉजी, सारा उसको ज्ञान किसानों को देगा और उसको ज़्यादा उपज लेने की कोशिश करेगा। इससे किसानों को भी फायदा होगा। किसान अगर ज़्यादा उपज करेंगे तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। और अगर मान लीजिए जो डर है किसानों के बीच में, या जो भड़का रहे हैं लोगों को, कुछ राजनीतिक दल और किसानों को भड़का रहे हैं कि कॉर्पोरेट घराने के लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे लेकिन बाद में सामान नहीं लेंगे आपसे, तो अगर नहीं लेंगे भाई तो आपको सामान तो दे ही, पैसा तो दे ही रहा है शुरू में खेती करने के लिए, कुछ पैसा तो आपको दे रहा है ना। अगर वो नहीं लेगा तो उसका पैसा डूबा, आप सामान को यहाँ जाके बेच दीजिए, आपका उपज अच्छा हो गया, क्वालिटी का उपज हो गया, आपको सब कुछ लेगा उसको। तो इसलिए क्या है, ये आपका बहुत अच्छा चीज यहां पर है, किसानों को अब क्या है उसमें फायदा होगा। उसके बाद दूसरा क्या, तीसरा क्या है, तीसरा जो नियम है दोस्तों वो है आपका कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। यानी कि हर राज्य में एक मंडी होता है। हालांकि ये मंडी सबसे ज्यादा आपको पंजाब और हरियाणा में ही होता है, जिसको हम कहीं कहीं पर उसको आढ़त भी कहते हैं, कहीं पर गद्दी भी कहते हैं, या कहीं कहीं पर कहते हैं बाजार समिति भी कहते हैं। वो क्या होता है, एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड कमिटी, जिसको बाजार समिति के नाम से कहते हैं। ये क्या कहता है कि मान लीजिए कोई किसान है, अगर झारखंड का है, बिहार का है, बिहार में हालांकि इसको हटा दिया गया है, अगर है किसान यहाँ का है, अगर मान लीजिए कोई हम फसल उपजाए हैं, उस फसल को अगर किसान को बेचना चाहता है कहाँ पर, यूपी ले जाकर के, चाहे कि और राज्य में, तो वो नहीं बेच पाता है। क्यों? आप देखे होंगे कि जब भी ट्रक में माल आता है तो उसको पुलिस पकड़ती है, कहती है कि भाई बाजार समिति का बिल दिखाओ। यानी कि किसान को एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने के लिए उसको कृषि समिति से क्या है, एक बिल कटवाना पड़ता है, उसको टैक्स देना पड़ता है वहां पर बाजार समिति को, या बाजार समिति को आप जाके बेच दीजिए, बाजार समिति उस माल को जाकर के बाहर बेचती है। इसमें क्या होता है, धांधली भी होती है। अब किसानों के पास क्या है कि आप अपने माल को कहीं भी बेच सकते हैं। आप यहां पर उपजाइए, उसको जाके बंगाल में बेच दीजिए डायरेक्ट ले जाकर के, आप उसको यूपी में ले जाइए जाकर के, अब कोई आपको खरीदने की रसीद कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले क्या होता था, इस मंडी या बाजार समिति के कारण क्या होता था कि मान लीजिए हम झारखंड से कोई सामान ले जा रहे हैं, बिहार जा रहे तो हमको बिहार का मंडी का भी रसीद कटाना पड़ेगा, वहां से अगर हम क्रॉस करके यूपी जाते तो वहां का भी, अगर बॉम्बे तक जाते तो कई राज्यों से गुजरना पड़ता है तो वहां का हमको कटाना पड़ता था, तो हर राज्य में हमको बिल देना पड़ता था, दाम ऐसे ही ज्यादा हो जाता था, किसानों को कुछ फायदा होता नहीं था। लेकिन अब क्या है, किसानों के पास एक स्वतंत्र ये है कि आप अपने सामानों को कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन इसमें जो डर है क्या है कि मंडी बर्बाद हो जाएगा, जो बाजार समिति है वो बर्बाद हो जाएगा, और जो किसान लोग कहते हैं कि कुछ किसान जो है अपने सामान एक जिले से दूसरे जिले नहीं बेच पाते हैं, वो दूसरे राज्य में कैसे बेचेंगे। डर सही भी है, लेकिन मंडी जो चलता है दोस्तों वो राज्य सरकार के अधीन होता है, उसका देख रेख करना, उसको चलाना, बर्बादी से उसको बचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो राज्य सरकार उसको देखभाल करे, किसान क्यों देखभाल करेगा उसको? हम आपके पास क्यों रसीद कटाना, हम आपको माल की जबरदस्ती क्यों बेचे? हम कहीं भी बेच सकते हैं, तो किसानों पर जबरदस्ती ये नहीं हो चलेगा। उसी चीज को मोदी जी ने क्या किया है, हटाया है कि किसानों पर दबाव नहीं, किसान कहीं भी माल बेच सकता है। अगर किसान को लगेगा हमको बाजार समिति में बेचना है, बाजार समिति जाके बेचेगा। अगर उसको लगेगा हमको बाजार समिति से फायदा नहीं तो बाहर बेचेंगे, तो बाहर बेचेगा। वो होता क्या है बाजार समिति में, क्या धांधली क्या है दोस्तों, इस पर क्या है कि कभी कभी जैसे को बाजार समिति में माल ले जाते हैं, चाहे आढ़त के यहाँ सामान ले जाते हैं, तो आढ़त के पास लोग कहते हैं कि आढ़त के पास वो मनमर्जी दाम लगा कर किसान बेच सकता है। गलत है। सभी आढ़त क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं और निश्चित कर लेते हैं कि इस सामान के इससे ज्यादा हम लोग दाम नहीं बढ़ेंगे किसी भी हाल पर। अब आप अगर मान लीजिए कोई किसान ए के पास जाता है, आढ़त के पास कहता है इतना दाम, बोलता है 10 रुपया, बी कहता है आढ़त 10 रुपया, सी कहता है 10 रुपया, डी कहता है 10 रुपया, सबके सब 10 रुपया कर देता है। तो सब में साठगांठ है, तो किसानों को मूल्य नहीं मिल पाता है। दूसरी बात क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि गोदाम जो होते हैं, सरकारी गोदाम जो होते हैं, जो एफसीआई जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, अगर आप कोई माल वहां बेचने जाते हैं तो लेने से इनकार कर देते हैं। कभी कभी वो कहता है कि मेरे पास गोदाम खाली नहीं है, मेरे पास बोरा नहीं है, तो मेरे पास जगह नहीं है, और किसान को वहां से वापस कर देते हैं। ये फिर किसान कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं मंडी में, या चले जाते हैं कहाँ पर, आपके आढ़त में चले जाते हैं। और आढ़त में मान लीजिए आढ़त में जाकर के किसी सामान को ये अगर 12 रुपया में बेच देते हैं, 12 रुपया किलो मान लीजिए गेहूं को बेचते हैं, तो फिर इसी आढ़त वाले से ये गोदाम वाले, जो सरकारी गोदाम वाले क्या करते हैं,
14 रुपया या 15 रुपया में खरीद लेते हैं, उसको 15 रुपया में खरीद लेते हैं और फिर ये क्या करते हैं, उसको सरकारी गोदाम में फिर भेजते हैं। सरकार में जो योजना चलती है उसको सरकार के पास भेजती है। सरकार की क्या दिखाते हैं कि हम इसको 25 रुपया खरीदे हैं, किसे खरीदे हैं, 20 रुपया खरीदे हैं, किसे खरीदे हैं, तो हम किसानों से खरीदे हैं। जबकि किसानों से नहीं खरीदे, किसान कितने में बेचा, 12 रुपया में। ये सरकारी बाबू जो होते हैं FCI में जो होते हैं, ये क्या कहते हैं, सामानों को 20 रुपया में खरीदने का दिखाते हैं। खरीदते हैं कितना में, 15 रुपया में, यानी कि 5 रुपया का बेनिफिट उठाते हैं वो, कोई तो ज़्यादा भी उठाते हैं, तो किसानों को वहाँ से नुकसान होता है। तो अब क्या होगा, उस चीज को पर रोक लगेगी, यानी कि किसान कहीं भी अपने माल को बेच सकते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि अगर आप देखिएगा तो पूरे भारत में जो है आपके 86% किसान जो हैं उनके पास 86% किसान जो हैं उनके पास 2 हेक्टेयर भूमि से भी कम भूमि है, 2 हेक्टेयर का भी भूमि नहीं है। और दूसरी बात ये क्या है कि आपके पूरे देश में 6% जो है फसल जो है उसका खरीद बिक्री जो होता है वो मंडी में होता है, और ये पूरा के पूरा 6%, सबसे ज्यादा 6% जो होता है वो पंजाब में और हरियाणा में होता है। मंडी में वो सामान क्या है, सबसे ज्यादा बिक्री पंजाब और हरियाणा होता है। इसे सबसे ज्यादा इस बिल का विरोध पंजाब और हरियाणा में ही ये नहीं है, यानी कि देश के मात्र 6% किसान अपने सामानों का, जब फसल का पूरा करते टोटल उपज जो होता है देश में, उत्पादन जो होता है उसका 6% ही मंडी के द्वारा बिक्री होता है। छोटे छोटे किसान कोई नहीं जाता है मंडी बेचने के लिए, लोग गांव में बाजार में बेच देते हैं, अगल बगल को ही बेच देते हैं, वहां ट्रक लग जाता है, टेम्पू लग जाता है, वही सा सामान को बेच देते हैं। कोई मंडी ले जाकर के नहीं बेचता है, ना यूपी में बहुत ज्यादा है, ना बिहार में है, ना झारखंड में, ना और राज्य में है। लेकिन ये सिर्फ किसान कहाँ करते हैं मंडी सबसे ज्यादा, जो मंडी का व्यवसाय सबसे ज्यादा पंजाब में और हरियाणा में, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा विरोध भी हो रहा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, जो चौथा बिल जो है जिसको डिस्कस में नहीं है वो है कोऑपरेटिव बैंक। पहले क्या था, कोऑपरेटिव बैंक को RBI के तहत नहीं रखा जाता था। अब मोदी जी ने इसी बिल में एक घोषणा कर दिया है कि अब कोऑपरेटिव बैंक क्या है, वो RBI के गाइडलाइंस पे चलेगा। यानी कि अगर कोऑपरेटिव बैंक में क्या है, नेताओं का, किसान नेता, जो भी किसान नेता है पर किसानी की माने करते हैं, वे लोग क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक में हावी हैं। जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार है, तो इधर आपके यूपी में कोई है, तो बिहार में कोई था। ये लोग कहते हैं उस पर कोऑपरेटिव में मनमानी करता था, जिसको चाहता था उसको मदद करता था, जिसको चाह नहीं करता था। ये सब तो उसमें क्या किसानी नेता करते थे कि इन लोगों का अब अगर RBI के तहत कोऑपरेटिव बैंक चलेगा, छोटे छोटे बैंकों को छोड़ करके, जो छोटे बैंक छोटे छोटे किसानों को जो लोन देते हैं उनको बाहर करके, लेकिन जो बैंकिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे कोऑपरेटिव बैंक में, उनको अब क्या है RBI के गाइडलाइंस में चलना पड़ेगा। तो इन नेताओं को राजनीति बंद हो जाएगी। इसलिए ये नेता क्या कर रहे हैं, अब लोगों को भड़का रहे हैं। ये नेता लोगों को भड़के, इनकी राजनीति बंद होने वाली है, मोदी जी की राजनीति को बंद कर देने वाली है। किसानों के नाम पर जो राजनीति करते हैं उनकी बंद हो जाएगी, इसीलिए लोग इसको विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जैसे कि एक विरोध बहुत ज्यादा जो लोगों को जो डर है, विरोध है, वो है MSP को लेकर के है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, सरकार तय करती है, यानी कि किस पर, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं पर, कि हम इसको इतना मिल लेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये हमको मिलना चाहिए, जबकि सरकार कह रही है कि मिनिमम जो समर्थन मूल्य है वो जारी रहेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा बिल जो है उसके तहत राशन के दुकानों पे, सरकारी राशन दुकान जो है उन पर लोगों को 2 रुपया किलो गेहूं चावल और 3 रुपया किलो गेहूं दिया जाता है। तो सरकार को एक निश्चित मात्रा में जो आवश्यक वस्तु है उसको खरीदना ही है, क्योंकि उसको बांटना ही है। जैसे सरकार कह रही है कि हम जो खरीद करेंगे वो खरीद तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप हमको ना बेचना चाहें, आप हमसे ज्यादा मूल्य पर प्राइवेट व्यापारियों से बात करके आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए और आप उसको बेचिए। लोगों को कहना है कि सरकार इसको समाप्त करना चाहती है, लोगों का कहना है कि सरकार इसको समाप्त करना चाहती है। इससे सरकार चाहते हैं कि ये बंद ना हो, लेकिन सरकार कहेगी कि ये बंद नहीं होगा, ये जारी रहेगा, हम सामान खरीदेंगे ही और हमको बांटना ही है। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि अगर बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार अगर देखिए कि आप कांग्रेस सरकार और मोदी सरकार में अंतर क्या है, मनमोहन सरकार में, तो ये MSP पर सबसे ज्यादा अनाज की खरीदारी
अगर कोई सरकार की है तो वो मोदी की सरकार है। 30% ज्यादा खरीदारी की है कांग्रेस से, ये कहीं से भागी नहीं है। और इस पर वो खरीदारी आगे भी करने की बात कहती है। लेकिन क्या है दोस्तों, अगर हम सच्चाई बात करें, अभी जिस तरह से पूरे दुनिया में अभी लड़ाई का माहौल है, चाहे हमारा जीडीपी की बात करें हम, चाहे हम और अपने स्ट्रॉन्ग की बात करें, हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि अगर खेती क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल हो जाएगा, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे तो खेती का उपज ज़्यादा होगा, वैज्ञानिक तरीके से होगा, तो ज़्यादा उपज होगा तो भारत आत्मनिर्भर भी बन सकता है। दूसरी बात, सरकार को एमएसपी में बहुत ज़्यादा घाटा होती है। सरकार को क्या है, वो लोगों से 16 रुपया किलो, 19 रुपया किलो अनाज खरीदती है और 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो बेचती है। इससे क्या होता है, सरकार को घाटा होता है। हाँ, सरकार को क्या होता है, ये एमएसपी पे बहुत ज्यादा घाटा होती है। और अभी देश को पैसा चाहिए, देश में अभी विकास के या इंडस्ट्री लगाने के लिए, बहुत सारी चीजों को लगाने के लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन सिक्का की एक पहलू है कि सरकार कहती है कि एमएसपी से अगर हमें बहुत घाटा है, सरकार पर एमएसपी क्या है, बर्डन है, तो सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप अगर मान लीजिए आपको किसी एमएसपी पर कितना ज्यादा घाटा होता होगा, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, लेकिन जब आप लोन देते हैं बिजनेसमैन को और उस लोन को आप माफ कर देते हैं, तो क्या वो घाटा नहीं होता है? वो भी घाटा है सरकार को। लेकिन सरकार उस पर कोई चिंता नहीं करती है, किसानों के बारे में सिर्फ चिंता कर रही है। तो यहां पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा क्या होता है, मुझे लगता है कि सरकार को कुछ सोचना चाहिए। यानी कि एमएसपी पर जो मूल्य जो खरीद करती है, सरकार उसको बंद ना करे, क्योंकि राज्य हित में, देश हित में या जनहित में अगर कुछ कदम उठाई हुई है, उसको सरकार जारी रखे। उसके लिए उसके उपाय और कुछ और तरीके से निकाला जाए, तो जाकर क्या होता है, सब खुश रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि किसी भी कानून जो है ये कहीं से बहुत ज्यादा गलत नहीं है। लोगों को, ये विपक्षी दल के लोग, जो कांग्रेस के लोग और अन्य दल के लोग, ये भड़का रहे हैं, किसान पर राजनीति कर रहे हैं। इससे किसानों को फायदा होगा। और 1-2 साल देख लिया जाए, अगर 1-2 साल, 2-3 साल में अगर किसानों को घाटा हो रहा है, तो सरकार अपनी है, इसको हम बदल सकते हैं। सरकार पर दबाव डाला जा सकता है कि इसको बदलिए, लेकिन बिना जांच पड़ताल, बिना परखे हम तुरंत उसको बंद क्यों कर दें? पूरे दुनिया में आज खेती को भी कमर्शियलाइज कर दिया गया है, उसका व्यापारीकरण हो गया है, तो भारत में क्यों नहीं? इसलिए भारत में भी क्या है, कृषि को जब तक हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े घरानों, कॉर्पोरेट जगत को इस पर नहीं लाएंगे, हमारे देश में उपज नहीं बढ़ेगा। उपज बढ़ने के लिए कृषि से हमारा जो आत्मनिर्भर, जो हम दूसरे देशों में कुछ कुछ चीज़ों में रहते हैं, उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने, हम दूसरों पर निर्भर ना रहें। इसलिए दोस्तों, आइए इस बिल का हम स्वागत करते हैं और देखते हैं अगर कुछ गलत होगा तो सरकार इसमें बदलेगी। क्योंकि सरकार क्या है, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के बीच से बनती है। जब चाहेंगे तब सरकार को हम उतार सकते हैं, गलत हो गई तो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।